अपने चैनल पर हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। इसको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस को टाइमली देख लें। आज इस गर्मी ने तो मेरा दिमाग भी गोया पिघला दिया था। मैं अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल को अपने सर पर रख चुका था और किसी सायादार जगह की तलाश करने लगा। कम से कम कुछ देर के लिए खड़ा होकर अपने जिस्म को ठंडक ही बख्श लूं। सड़क किनारे तेज तेज कदम उठाता हुआ मैं एक दरख्त के नीचे आकर खड़ा हो गया। अपने बैग में मौजूद पानी की बोतल निकालकर जैसे ही मुंह को लगाई तो बोतल भी खाली हो चुकी थी। पानी का एक कतरा भी इसमें मौजूद नहीं था और प्यास की शिद्दत से तो मेरे हलक में कांटे चुभ रहे थे। हर कोई अपने अपने कामों में मसरूफ था सिवाय मेरे। मैं ही बेरोजगार और खोटा सिक्का था। बचपन से लड़कपन और फिर अब जवानी की दहलीज तक पहुंचते पहुंचते मैं बहुत कुछ सबक सीख चुका था। पानी की खाली बोतल लेकर आस पास नजरें दौड़ाने लगा कि कहीं से मुझे कोई पानी के आसार नजर आ जाए तो जाकर बोतल भर लूं। अभी मैं इस आस पास नजर दौड़ा ही रहा था कि एक हाथ मेरी जानिब बढ़ा। मेरी बेसाख्ता नजर उस हाथ की जानिब गई। ठंडे ठार पानी की बोतल वो हाथ की जानिब मेरे बढ़ा रहा था। हाथ भी क्या था, बिल्कुल सफेद दूध जैसा। सोने की एक अंगूठी इस हाथ में चमक रही थी। मैंने इस हाथ से नजरें जब सामने खड़े शख्स पर डाली तो चौंका था। वो एक औरत थी जिसने बुर्का पहन रखा था मगर चेहरे को ढकने की जहमत नहीं की थी। मेरी नजरें जब उससे मिली तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी थी। चेहरे पर मुस्कुराहट आई। वो मेकअप से लथपथ खड़ी थी। कहने लगी कि लो पानी पी लो, तुम्हें तो प्यास लगी थी ना। मैं वहां दूर खड़ी तुम्हें ही देख रही हूँ। जैसे तुम्हारी हालत है लगता है बहुत खज्जल होकर आ रहे हो। मैंने ठंडे ठार पानी की बोतल को पकड़ा और वहीं खड़े होकर पानी पीने लगा। एक ही सांस में मैंने वो पानी खत्म कर दिया था। मैंने वो बोतल इस खातून को वापस की जिसकी उम्र मुझे तकरीबन 40 से 45 के दरमियान में लग रही थी मगर दिखने में वो 30 के ऊपर की ना लगती थी। अपने आप को बड़ा ही फिट फाट रखा हुआ था। मैंने इस खातून का शुक्रिया अदा किया और कहने लगा कि हाँ, मैं भी इस मुल्क पाकिस्तान में कई बेरोजगार नौजवानों की में से एक नौजवान हूँ। 10 जगह नौकरी के लिए इंटरव्यू दे चुका हूँ। अभी भी एक जगह इंटरव्यू ही देकर आ रहा हूँ मगर वहां भी जानता हूँ कि सिफारिश का ही निजाम चलेगा। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया। मैं इस खातून का शुक्रिया अदा करके जल्द अज जल्द घर जाना चाहता था क्योंकि घर जाकर मुझे अपनी बीमार माँ के लिए खाना भी बनाना था। मैं मजीद यहाँ पर वक्त जाया नहीं कर सकता था। इस औरत का शुक्रिया अदा करके मैं तेज तेज कदम उठाता इस रश से निकलकर अपने घर की जानिब आने लगा। मेरा यही मकसद था कि ज्यादा से ज्यादा सफर पैदल तय करूं और फिर रिक्शे में बैठकर अपने घर तक पहुंच जाऊं। अभी मैं भीड़ भाड़ में जगह से निकलकर आगे बढ़ा कि मुझे लगा जैसे कोई मेरा ताकुब कर रहा हो। गैर दानिस्ता तौर पर जब पलटकर पीछे देखा तो वही बुर्के वाली औरत मेरे पीछे आ रही थी। मुस्कुराकर एक मरतबा फिर मेरी जानिब देखने लगी। मैं कुछ समझ ना पाया, हो सकता है इसका घर भी इसी रास्ते की जानिब पड़ता हो। ये सोचकर मैं आगे चल रहा था मगर जब वो मेरे कदम से कदम मिलाकर चलने लगी तो मैं एक पल को रुका था। मेरे रुकने पर भी वो रुक गई थी और फिर सीने पर हाथ बांधकर मुझे बगौर देखने लगी। जिस कदर अजीब उसकी हरकतें थी मुझे वो थोड़ी मशकूक सी लगने लगी थी। बिलाशुबा वो खूबसूरत औरतों में से एक थी मगर फिलहाल गुर्बत आड़े आ चुकी थी और मैं इस जैसी खवातीन की चाल को अच्छे से समझता था। मैंने गौर से घूर कर इसे देखा और बोला कि क्या बात है मोहतरमा, आप मेरा ताकुब क्यों कर रही हैं? मैं आपका शुक्रिया अदा कर चुका हूँ। क्या आपको पानी पीने का पैसे भी अदा करूं अब? मेरे अल्फाज सुनकर वो मुस्कुराई। इसी पल अपने पर्स से खाली लिफाफा निकालकर मेरे हाथ पर रख दिया। वो खाली लिफाफा देखकर मुझे अचंभा हुआ था। क्या था इस खाली लिफाफे में और ये औरत मुझे क्यों दे रही थी? मैंने खोलकर देखा तो मुझे झटका सा लगा था। इसमें 5-5 हजार के कई नोट मौजूद थे जो मैं गिन तो ना सका, अलबत्ता इतना तो अंदाजा लगा चुका था कि वो लाखों में थे। मेरा तो हाथ कपकपा चुका था। जेब में 30 रुपए भी मौजूद नहीं थे और ये औरत कह रही थी कि ये 3 लाख रुपए हैं, ये तुम्हारे भी हो सकते हैं। क्या तुम इन 3 लाख रुपए के मालिक बनना चाहते हो? इस खातून की बात सुनकर मैं झुरझुरी सी लेकर रह चुका था। आखिर वो किस काम के लिए मुझे 3 लाख रुपए दे रही थी? मैंने सवाल किया कि आप ये 3 लाख रुपए मुझे क्यों देना चाहती हैं? ना ही कोई जान पहचान है और ना ही मैंने आपका कोई काम किया। फिर आखिर ये 3 लाख रुपए किस बुनियाद पर आप मुझे देना चाहती हैं? वो औरत एक नजर मुझ पर डालकर कहने लगी कि यहाँ नहीं, मैं तुम्हें कुछ बता सकती, तुम मेरे साथ चलो। वो औरत अब आगे चल रही थी और मैं किसी पतंग की तरह गोया उससे नक्शे कदम पर चलता हुआ जा रहा था। मेरे दिल में तो जैसे खुशी की शादियाने बजने लगे थे। ये औरत 3 लाख रुपए मुझे देने वाली थी
میں تو کچھ بھی کرنے کو تیار تھا. آخر 3 لاکھ روپے کوئی کم رقم نہ تھی، کم از کم میرے لیے تو نہیں. ان 3 لاکھ روپوں سے میں تو کوئی چھوٹا موٹا کاروبار بھی شروع کر سکتا تھا. دماغ میں کئی طرح کے خیالی پلاؤ پکنے لگے تھے. وہ عورت مجھے ایک سنسان گلی میں لے گئی جہاں پر کسی کا آنا جانا نہیں تھا. نہ جانے سنسان گلی میں لے کر جا کر وہ میرے ساتھ کیا کرتی. میں تھوڑا بہت گھبرا سا بھی گیا تھا کہ کہیں یہ مجھ سے کچھ ایسا ویسا کرنے کو ہی نہ کہتے. مگر جیسے وہ سنسان گلی میں گئی تو مجھے دیکھ کر جو بات اس نے کہی وہ سن کر تو میرے ہوش اڑ چکے تھے. کہنے لگی تمہیں میری بیٹی کے ساتھ ایک رات گزارنی ہوگی. یقین مانو وہ تم جیسی نوجوان لڑکوں کے لیے تو پاگل ہوئی پھر رہی ہے. کل اس کی سالگرہ ہے اور میں چاہتی ہوں کہ تحفے میں تم جیسا حسین ہوبرو نوجوانوں سے گفٹ کروں. وہ عورت اس قدر بے باکی سے مجھ سے یہ بات کر سکتی تھی میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا. ایک عورت بھلا کیسے شرم و حیا کے دائرے سے نکل کر کسی غیر شخص سے اس طرح کے الفاظ ادا کر سکتی تھی. شرم کے مارے میرے کان کی لو تک سرخ ہو چکی تھی. میں کہنے لگا کہ معاف کیجیے گا، میں کوئی ایسا ویسا لڑکا نہیں. بھلے ہی میں بے روزگار ہوں، غریب ہوں، مگر یہ کام میں نہیں کروں گا. میں وہاں سے پلٹنے لگا کہ اس نے وہ خاکی لفافے سے 3 لاکھ روپے نکال کر لہرا دیے. ان پیسوں کی آواز نے تو گویا میرے قدموں میں زنجیر ڈال دیے تھے. میں نے پلٹ کر اس عورت کو دیکھا جو ان پیسوں سے خود کو ہوا دے رہی تھی. کہنے لگی کہ سوچ لو، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے. ایک رات کی تو بات ہے، کون سی قیامت آ جائے گی. مجھے تو تم ضرورت مند لگے، اس لیے میں نے سوچا کہ تمہاری مدد کر دوں. ورنہ میری بیٹی کو لڑکوں کی کمی نہیں ہے. چند گھنٹے گزارنے کے تمہیں اتنے پیسے مل رہے ہیں، پھر کس بات کی پریشانی ہے تمہیں؟ یا تو پھر حقیقت یہ ہے کہ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ میری بیٹی کو. وہ بات ادھوری چھوڑ کر رہ چکی تھی، جبکہ میں بڑا ہی متذبذب سا ہوا. کیا کرتا اس عورت کی بات مان لیتا یا گھر چلا جاتا، انکار کر دیتا. گھر میں بیمار ماں تھی، باپ کا سایہ تو کب کا چھن چکا تھا، اور باپ بھی کوئی جائیداد چھوڑ کر نہیں گیا تھا. وہ بھی غریب مزدوری کیا کرتے تھے. اب میں بھی پڑھا لکھا بے روزگار تھا. میں نے جلد بازی میں فیصلہ کر لیا کہ میں اس عورت کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں. وہ مسکرا اٹھی تھی. کہنے لگی کہ شاباش، مجھے تم سے یہی امید تھی، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے. یہ بات اس نے اپنے لب کاٹ کر کہی تھی. اس کے بعد اس نے ان 3 لاکھ روپوں میں سے 10,000 روپے بڑی ہی بے باکی سے میری شرٹ کی جیب میں ڈالے تھے. ڈال کر کہنے لگی کہ جاؤ عیش کرو، باقی کے پیسے کام مکمل ہونے کے بعد تمہاری ہتھیلی پر رکھ دوں گی. میں بھی وہ 10,000 روپے اپنی جیب میں لے کر گھر کی جانب چلا آیا تھا. اس نے مجھے اپنا نمبر اور ایڈریس دے دیا تھا اور وقت بھی بتا دیا تھا کہ مجھے کس وقت اس کے ہاں آنا ہے. گھر گیا تو جاتے ہوئے اماں کے لیے پھل اور دوائیں بھی لے گیا. اماں نے اتنا پھل میرے ہاتھ میں بکڑے کا گوشت دیکھا تو سوال کرنے لگی کہ تم یہ سب کچھ کیسے لے کر آئے ہو بیٹا؟ اتنے پیسے تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ صبح تم کہہ رہے تھے کہ تمہارے پاس پیسے موجود نہیں ہیں. ماں کی بات سن کر میں تھوڑا ہڑبڑایا. ماں تو ماں ہوتی ہے اور ماں کے سامنے میں کیا جھوٹ بولتا. آخر کو چہرہ پھیر کر اپنے کپڑے الماری میں نکالنے لگا کہ اماں ایک دوست کو ادھار دیا تھا اور دے کر خود ہی بھول چکا تھا. آج اس نے پیسے واپس کیے تو سوچا آپ کے لیے یہ سب کچھ لے کر آؤں. میری اماں بھی اس دوست کو اس کی ایمانداری پر دعائیں دینے لگی اور پھر خود بھی پھل کاٹ کر کھانے لگی اور مجھے بھی کھلانے لگی. میرا ذہن تو اس عورت کی جانب ہی لگا ہوا تھا. اس لڑکی کے ساتھ بھلا میں ایک رات گزارنے کی 3 لاکھ روپے وہ مجھے کیوں دے رہی تھی؟ یہ راز تو اب کل جا کر ہی کھلنا تھا. میں اگلے روز مقررہ وقت پر تیار ہو کر گھر سے نکلنے لگا تو میری ماں نے مجھ سے سوال کیا کہ بیٹا کہاں جا رہے ہو اتنا تیار ہو کر؟ میں نے سرسی سے بتایا کہ ایک دوست کے کاروبار کے بارے میں مجھے بتایا ہے تو اسی کے بارے میں ڈسکس کرنے کے لیے جا رہا ہوں. میں اپنے گھر سے باہر نکل آیا تھا، رکشہ پکڑا اور اس عورت کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ چکا تھا. گھر کے باہر جب پہنچا تو میری آنکھیں ایک پل کو پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں. دوبارہ اپنے پاس موجود پتے کو دیکھا اور پھر اس گھر کو. مجھے تو لگا تھا شاید میں غلط ہی پتے پر آ چکا ہوں. سامنے اس قدر عالیشان کوٹھی موجود تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتا. کنالوں پر محیط گھر تھا. بھلا اتنی امیر عورت، وہ بھی جسم فروشی کرنے والی، کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ہمارا پاکستان بھی یورپ بن چکا تھا. میں خود سے کلام کرتے ہوئے اپنے آس پاس موجود نمبر پر کال کرنے لگا. وہی مخصوص میٹھی آواز گونجی تھی. وہ عورت کہنے لگی کہ تم کہاں پر پہنچے ہو؟ میں نے بتایا کہ میں فلاں جگہ اس کی کوٹھی کے باہر موجود ہوں. اس نے مجھے بے ساختہ کہا کہ وہاں کیوں کھڑے ہو، جلدی اندر آؤ، تمہارا ہی تو انتظار کر رہی ہوں میں. ڈرتے ڈرتے گھر میں داخل ہو گیا. ایسے گھر میں نے آج تک پہلے فلموں میں ہی دیکھے تھے. اندر داخل ہوا تو وہ عورت میرے سامنے تیار کھڑی تھی. انتہائی چست لباس پہنا ہوا تھا. دوپٹہ تو گلے میں رکھنے کی بھی زحمت نہیں کی گئی تھی. مجھے لاؤنج میں بٹھایا اور ملازمہ میرے لیے لوازمات لے کر آنے لگی. تو میں جتنا حیران ہو اتنا ہی کم تھا. نروس بھی ہو چکا تھا. مگر وہ عورت کہنے لگی کہ تمہیں جس کام کے لیے بلایا گیا ہے اب وہ کام شروع کر دو. اوپر کمرے میں میری بیٹی موجود ہے اور تمہارا ہی انتظار کر رہی ہے. میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو چکی تھی. آخر کو
मैं भी लड़का था जिस बात पर काबू आखिर कब तक रखता। वो तो अमीर गोरी मेम जैसी लड़की होगी। उसकी माँ मुझे खुद उसके लिए दावत दे रही थी, तो आखिर मैं क्यों मना करता। मैं वहां से उठकर सीढ़ियां चढ़ते हुए उसके कमरे के बाहर आ गया। उसकी माँ ने खुद ही कमरा खोला था। जैसे ही धड़कते दिल के साथ मैं कमरे में कदम रखा था तो सामने का मंजर मेरे होश उड़ा रहा था। कमरे को यूं सजाया गया था जैसे मेरी यहाँ पर सुहाग रात हो, जबकि वो लड़की किसी अप्सरा के काम से नहीं थी। इस कदर खूबसूरत दोशीज़ा तो मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखी थी। मेरे दिमाग में जो टकटकी वो ये थी कि लड़की बेहोश थी या फिर सो रही थी। मैंने उसे यूं लेटा देखकर उसकी माँ से सवाल किया कि ये सो रही हैं? तो औरत ने गला खंका कर कहा कि ये बेहोश है। मैंने खुद ही इसको बेहोशी का इंजेक्शन दिया है। तुम्हें जो कहा गया है वो तुम कर दो, और फिर जब कमरे से बाहर आए तो मुझे 3 लाख रुपए लेकर जाना। वो औरत मेरे कंधे पर भेज कर वहां से चली गई और बाहर से कमरा लॉक भी कर गई थी। मैं चलता हुआ इस लड़की के सराहने आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे से मेरी नजरें हट नहीं पा रही थी। धीरे धीरे मैं भी बहकने लगा था। खुद पर काबू ना रहा और फिर जिस चीज के मुझे पैसे दिए गए थे मैं उसको अमल करना शुरू कर चुका था। इस कमरे में मुझे 1 घंटा बीत चुका था। बिला शुबा वो लड़की मेरे चैन चुरा चुकी थी। मैंने कमरे का दरवाजा खोला तो नीचे रेलिंग से नजरें लाउंज पर पड़ी। इस लड़की की माँ वहीं खड़ी टहल रही थी, गोया मेरे ही इंतजार में खड़ी हो। मैंने अपने कॉलर के बटन बंद करते हुए सीढ़ियां उतरनी शुरू की। उसके पास आकर खड़ा हो गया तो वो खोजती हुई नजरों से मेरा चेहरा देखने लगी। मैंने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर कहा कि आपका काम हो चुका है मैडम। ये सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। कहने लगी कि वो जागी तो नहीं, उसने कोई कोशिश तो नहीं की। मैंने साफ साफ अल्फाज में कह दिया कि नहीं, वो तो यूं ही बेहोश पड़ी हुई रही और मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ। ये सुनकर उसने खुशी से अपने पास मौजूद 3 लाख रुपए निकाले और मेरे हाथ पर रख दिए कि जाओ, अब दोबारा कभी मुझे कहीं नजर मत आना, तुम्हारा काम पूरा हो चुका है। ये भी ध्यान रखना कि अपना मुंह मत खोलना, कुछ भी हो जाए, वरना तुम जानते हो सारा इल्जाम तुम पर ही आएगा। मैं इस औरत की हर बात को सुनकर वहां से निकल आया था। बैठे बिठाए 3 लाख रुपए का मालिक बन चुका था। यही मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी। माँ को बहाना लगाकर बता दिया कि मैं और मेरा दोस्त अपना एक कारोबार शुरू करने वाले हैं बहुत जल्द। हमें इसमें तरक्की होगी और हम गुर्बत की जिंदगी से निजात पा जाएंगे। मेरी माँ तो मेरी खुशियों को देखकर सोच में पड़ चुकी थी। अभी रात ही हुई थी कि जब मैं इस औरत का कारोबार दोबारा फोन आ गया। फोन करते ही कहने लगी कि शाबाश, तुम पक्के खिलाड़ी निकले। मैं तो समझ रही कि तुम अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाओगे, मगर जिस कदर फूट फूट कर मेरी बेटी रो रही है ना, तुम नहीं जानते तुमने मेरा कितना काम आसान कर दिया है। इस औरत की हर बात सुनकर मैं फोन बंद कर चुका था और फिर अपने मोबाइल निकाल कर उस पर एक वीडियो देखने लगा। ये कमाल की वीडियो थी जो मैंने इस घर में रिकॉर्ड की थी। वक्त आने पर यह भी मुझे इस औरत से पैसे निकलवाने में बहुत कारआमद साबित हो सकती थी। मेरे दिल में तो लालच जाग उठा था जो अब इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं था। मैंने घड़ी पर टाइम देखा तो रात के 11 बज रहे थे। अब मुझे सोना चाहिए था क्योंकि सुबह मैं एक बहुत बड़ा काम सर अंजाम देने वाला था। अगली सुबह मैं उठा और तैयार होकर दोबारा इसी कॉलोनी में चला गया जहां पर इस औरत ने मुझे बुलाया था। सुबह सुबह का वक्त था, तकरीबन 9 बजे का। इस वक्त तो ये अमीर लोग सभी गधे घोड़े बेचकर सो रहे थे। मैंने बाहर आकर एक नंबर पर कॉल की तो कुछ ही देर बाद इस घर का गेट खुला। गेट खुलते ही वो घर से बाहर निकली थी और फिर मेरे साथ बाइक पर बैठ गई। ये बाइक भी मेरा नहीं था, दोस्त से ही उधार लिया था। मेरा रुख अब सीधा कोर्ट का था जहां मैं इससे कोर्ट मैरिज करने वाला था। जैसे ही कोर्ट के बाहर खड़े होकर मैंने इस लड़की को देखा तो वो चेहरा झुकाए खड़ी थी, जिसकी उम्र 18-19 साल से ज्यादा ना थी। लाली चेहरे से छाई हुई थी, आंखों में आंसू भी थे। जो कदम वो मेरे साथ मिलकर उठाने वाली थी वो इसके लिए ही बेहतर था। मुझे बेसाख्ता कल के गुजरे हुए लम्हात याद आने लगे। इसके बाद ही मैंने ये फैसला किया था कि मैं इस लड़की के साथ निकाह करूंगा। कुछ देर बाद हम दोनों शरई और कानूनी तौर पर मियाँ बीवी बन चुके थे। मैं इसके हाथों की लजाहट को महसूस कर सकता था जब उसने निकाह नामे पर साइन किए थे और आखिर में फूट फूट कर बहुत रोई भी थी। मगर ऐसा करना भी तो जरूरी था। कल जब वो मैं कमरे में गया और खातून कमरा बंद करके वहां से चली गई तो मैंने एक नजर इस लड़की को देखा। बिलाशुबा वो हुस्न की देवी थी, मगर उसकी उम्र मुझे बमुश्किल 19 साल लगी थी। चेहरे पर मासूमियत थी और शराफत देखकर मेरा दिल मुझे मलामत करने लगा था। भले ही मैंने इस औरत के साथ हामी भर ली थी कि मैं इसके साथ बदकारी करूंगा, मगर मेरा ज़मीर मुझे इजाजत नहीं दे रहा था कि मैं मासूम लड़की की इज्जत पर हाथ डालूं। और वो होश में होती और अपनी रजा से ये सब करती तो भी मेरा ज़मीर शायद मुझे कुछ करने की इजाजत न देता। मगर अब तो वो बेखबर सो रही थी। हो ना हो उसकी माँ ने उसे जबरदस्ती यहाँ पर बेहोश किया था ताकि जब उसे होश आए तो उस पर क़यामत टूट पड़े। लेकिन कोई भी माँ अपनी बच्ची के साथ ऐसा क्यों करेगी? माँ बेटी का रिश्ता सबसे ज्यादा करीबी रिश्ता होता है। भला माँ ही अपनी बेटी को इज्जत के तार तार क्यों करवाना चाहेगी? मैंने इस लड़की के साथ कुछ भी गलत ना करने का फैसला किया और फिर इसे उठाने लगा। मैंने इसे कई बार हिलाने की कोशिश की
तो मैं इसमें नाकाम रहा था। इसलिए मजबूरी में ही सही, मगर मैंने इसे कंधे से थाम कर हिलाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद बार बार आवाजों की वजह से उसे होश आ चुका था। जैसे ही वो जागी अपने जिस्म पर सुर्ख रंग का फ्रॉक और मुझे अपने कमरे में देखा तो चीख कर दूर हटी। कहने लगी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम कौन हो? इस कमरे में कैसे घुस आए? उसकी आवाज भी इस तरह ही बहुत खूबसूरत थी। मैं उसे तसल्ली देते हुए कहने लगा कि डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, मैं कोई गलत आदमी नहीं हूँ। इसके बाद मैंने उसे वो सब बता दिया जो कुछ उसकी माँ ने मुझे उसके साथ करने को कहा था, और बदले में उसके मुझे 3 लाख रुपए भी दिए थे। ये सुनकर उसकी आंखों तो गोया पथरा ही चुकी थी। वो अपने हाथों में चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सही कहा है किसी ने कि सौतेली माँ सौतेली ही होती है। अब मुझे एहसास हुआ था कि उसकी सौतेली माँ थी वो मुझे अपने बारे में बताते हुए कहने लगी कि मैं 15 साल की थी जब मेरी माँ की वफात हो गई। वो कैंसर की मरीजा थी, मैं अपने माँ बाप की इकलौती बच्ची थी। दोनों मुझ पर जान निछावर करते थे। हमारे पास दौलत की कमी नहीं है। पापा ने अम्मी के इलाज के लिए दूसरे मुल्क तक डॉक्टर से मशवरा कर लिया था, मगर अम्मी का कैंसर फैल चुका था। वो हमें छोड़कर चली गई। इसके बाद 2 साल तक अब्बू अम्मी के गम में खुलते गए चले गए। मैं बिल्कुल अकेली खुद को महसूस करने लगी। पढ़ाई भी ना करती थी, और फिर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो एक मर्द सिर्फ अपनी बीवी के साथ ही कर सकता है। मैं बेटी होकर इनको भरपूर ख्याल रखती थी, मगर फिर भी अपनी पढ़ाई, मसरूफियात और फिर घर की देखभाल में इतना वक्त नहीं निकाल पाती थी। आखिर को खानदान के रिश्तेदारों ने भी कहा कि मेरे पापा को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, और यूं मेरे पापा अपने खानदान में एक बेवा औरत से शादी कर ली, और उनका कहना था कि वो किसी कवारी यहाँ बाहर की लड़की से शादी नहीं करेंगे। अपनी ही फैमिली के बाद किसी दूसरी औरत के साथ रिश्ता अज़दवाजी शुरू करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। अलबत्ता कोई ऐसी बेवा औरत जो जमाने की सताई हुई हो, इस घर में आए, मेरी बच्ची को अपनी बच्ची समझे, इसका ख्याल रखे, मुझे इससे कोई मसला नहीं होगा। हमारे खानदान में ऐसी औरत मौजूद थी जिसका नाम शुमाइला था। मेरे वालिद ने इनसे शादी कर ली। वो बेवा थी। 2 बेटे थे जो कि इनकी शादी से पहले ही थे। इसके बाद मेरे वालिद से शादी के बाद उनकी औलाद नहीं हुई थी। शुरू शुरू में तो इनका रवैया मेरे साथ ठीक रहा, लेकिन मेरे वालिद काफी बीमार रहने लगे थे। एक रोज मेरे वालिद ने बीमारी की हालत में मुझे अपने कमरे में बुलाया था और बुलाकर कहने लगे कि मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ। जल्दी तुम 18 साल की होने वाली हो, और मैं चाहता हूँ कि ये जायदाद तुम्हारे नाम कर जाऊं, ताकि बाद में मेरे कुछ मुनाफिक रिश्तेदार इस जायदाद पर काबिज होने की कोशिश ना करें। बस मेरे जीते जी सब कुछ तुम्हारे नाम हो जाए। मेरे वालिद को मुझ पर अंधा एतमाद था। बस वो गैरत के मामले में बहुत सख्त थे। हमारे घर का माहौल भी काफी सख्त सा था। लड़कों से दोस्तियां करना, उठना बैठना मायूब समझा जाता था, और मैं ये बात जानती थी कि अगर मुझे मेरे वालिद को पता चला या किसी के साथ उन्होंने मुझे देख लिया तो वो मेरा कत्ल करने से भी गुरेज नहीं करेंगे। बहरहाल मैं इन लड़कियों में से ना थी। मेरी सौतेली माँ को भी इस बारे में पता चल गया था कि ये जायदाद बहुत जल्द मेरे नाम होने वाली है, और वो अब इस तरह की हरबे आजमाने लगी कि किसी तरह मेरे वालिद या तो मेरा कत्ल कर दें या मुझे जायदाद से आप कर दें, ताकि ये जायदाद इनके बेटों के नाम हो जाए, जिनका मेरे वालिद से सिवाय सौतेले और कोई ताल्लुक नहीं। ये सब बताकर वो मेरे आगे हाथ जोड़कर कहने लगे कि अल्लाह के लिए मेरी इज्जत का सौदा मत करो। मैं कोई भी बेगैरत ना था जो सच्चाई सुनने के बाद भी इसके साथ कुछ गलत करता। मैंने उसे हौसला दिया और कहने लगा कि ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये लड़की तो बहुत अमीर थी। अगर इसकी शादी मुझसे हो जाती तो मैं इसके करोड़ों की जायदाद का मालिक बन जाता। मेरे दिमाग में मुझे इशारा दिया था कि मैं 3 लाख रुपए लेकर आखिर कब तक इन 3 लाख रुपयों को खाता रहता। वहीं अगर इस लड़की से निकाह कर लेता तो सारी जायदाद आगे जाकर मेरी हो सकती थी। मैं इस वक्त लालच से काम ले रहा था। इसके बाद मैंने इस लड़की को खुद ही ऑफर की थी कि अगर वो चाहे तो मुझसे निकाह कर सकती है, मैं इसे इन सब से दूर कर दूंगा। और यही वजह थी कि वो निकाह के लिए मान गई और हमने कोर्ट मैरिज कर ली थी। जब मेरे जाने के बाद इस औरत ने कमरे में जाकर देखा तो हमारे प्लान के मुताबिक वो फुट फुट कर रो रही थी। रोते हुए कह रही थी कि मैं लुट चुकी हूँ, बर्बाद हो गई हूँ। ये सुनकर उस औरत ने उसे खूब सुनाई थी कि तुम्हारे अब्बा को दूसरे मुल्क से वापस आने दो, देखना मैं तुम्हारा क्या हशर करवाती हूँ। मैंने अभी रुखसती नहीं की थी क्योंकि मैं इस बारे में अपनी वालदा को बताना चाहता था। वो लड़की भी अपने घर चली गई। जाते हुए मुस्कुरा कर उसने मेरी जानिब देखा था। उसका नाम मेहर बानो था। अगली ही रात उसके वालिद दुबई से वापस आ चुके थे। वालिद के आते ही घर में वह वेला खड़ा हो गया। उसकी माँ ने चीख चीख कर बताया कि मैंने तुम्हारी बेटी को एक लड़के के साथ देखा है, देख लो। तुम्हारी औलाद मेरी एक भी नहीं सुनती। मुझे तो कुछ समझा ही नहीं था जाता। मेरे साथ ये लड़के को लेकर घर आई और अपने कमरे में ले गई, और फिर उसके साथ न जाने क्या कुछ करती रही। 2 घंटे तक वो लड़का इसके कमरे में रहा था। मेहरबानों के वालिद ने जब ये सुना तो उन्होंने उल्टा अपनी दूसरी बीवी के मुंह पर ही थप्पड़ मार दिया था। कहने लगे कि मुझे खुद से भी ज्यादा अपनी बच्ची पर यकीन है।
मेरी बच्ची ऐसा कदम उठा ही नहीं सकती, कितना झूठ बोल रही हो। उल्टा सौतेली माँ का रंग जर्द पड़ चुका था। उस वक्त तो वो खामोश हो गई कि ये बात मुझे मेहरबानों ने बताई थी, और मैं खुश था कि जो कुछ हुआ ठीक हुआ। मैंने मेहरबानों के साथ वक्ती गुजारी और पैसों की लालच में वक्त गुजारा था, मगर अब मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत बनने लगी थी। वो मुझे इस दौलत और पैसों से भी बढ़कर अजीज होने लगी। यहाँ तक कि मैंने मेहरबानों से ये भी कह दिया कि वो भागकर मेरे पास आ जाए, मैं उसे यहाँ से बहुत दूर ले जाऊंगा। मुझे ये दौलत और जायदाद नहीं चाहिए। हम दोनों शरई तौर पर मियाँ बीवी हैं। न जाने कब हम दोनों एक दूसरे से इतने करीब आ गए कि पता ही ना चला। निकाह को 3 माह गुजर चुके थे जब एक रोज मेहरबानों ने मुझे फोन करके रोते हुए बताया कि मैं माँ बनने वाली है। ये बात मेरे लिए बड़ी खुशी की थी, मगर अभी तक हमारी रुखसती नहीं हुई थी, और ऐसे में अगर ये बात उसकी सौतेली माँ के हाथ लग जाती तो मसला खड़ा हो सकता था। मैंने सोच लिया था कि मैं 2 टोक अंदाज में इसके बाप से बात करूंगा। मैं मेहरबानों के घर पहुंचा तो मुझे से पहले से ही वहां कोहराम मचा हुआ था। मेहरबानों के वालिद उसे डांट रहे थे, उससे से पूछ रहे थे कि तुमने आंखों में धूल झोंका। तुम्हारी माँ ठीक ही कहती थी कि तुम एक बदकिरदार लड़की हो, मगर मैं ही था जिसने तुम पर यकीन किया। वो मजीद उससे कुछ कहते कि मैं वहां पर आ गया। मुझे देखकर सौतेली माँ ने तो मुझ पर कीचड़ उछाल दिया था। कहने लगी कि यही है वो लड़का जो अक्सर इससे मिलने के लिए आया करता था। देख लो, दोनों की कारस्तानी और ये नाजायज औलाद। इससे पहले के गुस्से भरे हुए मेहरबानों के वालिद मेरी जानिब आते, मैंने उनसे कहने लगा कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया। मैं मेहरबानों से निकाह कर चुका हूँ और ये हमारी जायज औलाद है। निकाह की बात सुनकर उसके वालिद तो जैसे सीख पा हो चुके थे। मुझे कॉलर से पकड़ने ही वाले थे कि तभी मैंने अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग चला दी। ये रिकॉर्डिंग तब की थी जब मैं मेहरबानों के कमरे से बाहर निकला था और उसकी सौतेली माँ ने मुझसे तमाम तर तफसील पूछ रही थी कि मैंने मेहरबानों के साथ क्या किया। मैंने सारी हकीकत मेहरबानों के वालिद की गोशगुजार कर दी। दौलत की लालच में एक औरत किस कदर गिर सकती थी, यह अंदाजा उनको हो चुका था। उन्होंने वहीं पर खड़े खड़े अपनी सौतेली बीवी को तलाक दे दी थी और उसे अपने बेटों समेत घर से बाहर निकाल दिया। वो अपनी बेटी से माफी मांगने लगे कि वो कैसे इतने अंधे हो चुके थे। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दी। मेरी वालदा को भी इससे कोई एतराज नहीं था। चंद माह बाद मेहरबानों के वालिद भी इंतकाल कर चुके थे। मेहरबानों का ये आलीशान घर मौजूद था, इसलिए मैं और अम्मा भी इसी घर में शिफ्ट हो गए। सच पूछे तो शुरू शुरू में जो दौलत की हर्ष और लालच थी मेरे अंदर, वो अब खत्म हो चुकी थी। मुझे लगा था कि दौलत और पैसा सब कुछ होता है, मगर जब मेहरबानों जैसी मोहब्बत करने वाली बीवी मिली तो ये सब कुछ बेमायनी सा लगने लगा। अल्लाह ताला ने मुझे खूबसूरत सी बेटी से नवाजा है। अगर मैं इसका रोज गलत कदम उठा लेता तो शायद आज मेरी जिंदगी कुछ और ही होती। अल्लाह ताला की नाराजगी अलग थी, मगर मैंने सही वक्त पर सही फैसला करते हुए अपनी किस्मत बदल दी।